दोस्तों नमस्कार। इस देश में कोई भी फार्मूला फिट करके देख लीजिए, एनडीए की 400 सीटें या बीजेपी की 370 सीट आप कहीं से भी जोड़ घटाव करके ला नहीं पाएंगे। और अगर इस देश को अलग अलग हिस्सों में बांटकर वहां के मुद्दों के आश्रय, सीटों के आश्रय भी परखना शुरू कर दें तो भी आपको बीजेपी 370 पर पहुंच पाएगी, यह शायद आप ख्वाब में ही सोच पाए। उस पूरे फार्मूले को आज परखा जाए, लेकिन उस परखने की जमीन पर महाराष्ट्र को आज बीच में रख लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 48 लोकसभा की सीटें हैं और पहले दो चरणों ने एक संकेत दे दिए कि विदर्भ में सुपड़ा साफ हो रहा है। उस शिवसेना को जिसको एकनाथ शिंदे संभाले हुए हैं, उस बीजेपी का जिस बीजेपी ने 10 बरस पहले शिवसेना को वसूली पार्टी कहा था, और 10 बरस के बाद महाराष्ट्र की जमीन पर लड़ाई असल में उस हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर भी है, जिस हिंदुत्व के वोट बैंक को आरएसएस ने इतना सहेजा कि वह मानकर चलती रही कि महाराष्ट्र में बीजेपी धीरे धीरे अपने बूते सत्ता में आ सकती है। लेकिन परिस्थितियों ने जब पलटा खाया और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में एक बड़ा फर्क है। देश की राजनीति में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने खड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। यह लड़ाई गुजरातियों और मराठियों के बीच में भी क्या है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब वसूली पार्टी शिवसेना को कहा गया, उस वक्त शिवसेना टूटी नहीं थी। जिस वक्त करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पाक साफ बतलाते थे तो उनके निशाने पर अजीत पवार हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना टूट गई, बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गए और अजीत पवार को भी एनसीपी को तोड़ते हुए ले गए। तो महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन पर 48 सीटें कहीं ऐसा गुल इस चुनाव में कहीं खिला तो नहीं रही है जिसमें आपको 4 जून का इंतजार करना ही नहीं पड़े, क्योंकि इस देश के तमाम समीकरणों के आश्रय पश्चिमी भारत का हिस्सा जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा आता है, अगर वहां की परिस्थिति को देखें तो सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट बीजेपी का कहीं पर रहा है तो वो पश्चिमी भारत के हिस्से में ही रहा है, और उसमें भी महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में रहा है। लेकिन अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जहां पर शिवसेना से टूटे हुए जो नेता बीजेपी के साथ गए, जो एनसीपी से टूटे हुए नेता बीजेपी के साथ गए, वह भी अंदरूनी तौर पर नहीं बल्कि खुलकर यह कहने लगे हैं कि दरअसल सिंपैथी तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है। इस दौर में यह सवाल नहीं है कि हिंदुत्व के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और परत दर परत अगर परिस्थितियों को महाराष्ट्र की राजनीति में आज आप टटोलना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे कि 32 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी, उसके हिस्से में 50% भी सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, यह एक सवाल अभी से खड़ा हो गया है। और यह सवाल अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर भी खड़ा हो चला है। और इन परिस्थिति को महाराष्ट्र के भीतर अगर अलग अलग हिस्सों के आश्रय परखना भी शुरू कर दें तो तीखे तेवर जो शिवसेना या कहें उद्धव ठाकरे ने इस दौर में अपना रखे हैं, उसने एक झटके में नरेंद्र मोदी की समूची राजनीति को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अपने तमाम चुनावी प्रचार के प्रयोग में एकनाथ शिंदे सामने नहीं है, नरेंद्र मोदी और शाह की सियासत ही सामने खड़ी है। तो इन परिस्थिति को पलटने के लिए हमें लगता है सबसे पहले तो जो पहले 2 चरण के चुनाव, जो खास तौर से जो विदर्भ का हिस्सा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, रामटेक, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर, उसके बाद दूसरे फेज में जब बात निकल कर आई कि वहां पर क्या होगा, तो इसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, परभनी और हिंगोली की सीट। आपको जानकर हैरत होगी कि विदर्भ की 10 सीटों में से पिछली बार 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 सीट शिवसेना जीती थी। कांग्रेस के पास एकमात्र चंद्रपुर की सीट थी, लेकिन पहले 2 चरणों ने एक संकेत दिए कि इस बार कांग्रेस
कई गुना ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में, और एक लिहाज से कहे तो विदर्भ की सिर्फ 2 ही सीट ऐसी है जहां पर उस चुनौती दे रही है, बाकी सीटों पर उसके लिए बहुत आसान सी परिस्थिति इस चुनाव में वोटिंग पैटर्न ने दिखा दी। अगर इतने बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस विदर्भ में चल रही है, तो इसके बाद जब आप अगर बीच में मराठवाड़ा के हिस्से में आते हैं, जहां की 8 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटें और शिवसेना ने 3 सीट जीती, यहां पर अगर अलग अलग रैलियों के आश्रय, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो और दूसरी तरफ चाहे उद्धव ठाकरे की रैली हो, राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में यह संदेश क्यों जाने लगा है कि दरअसल मोदी आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को साधने वाले महाराष्ट्र के नेता तो जरूर होंगे, और उसमें एक नाम नितिन गडकरी का भी लिया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है इन्हें तो महाराष्ट्र में रहना, और उन्हें ही बीजेपी ने हाशिए पर ढकेल दिया। देवेंद्र फडणवीस पता नहीं कब दिल्ली का रास्ता पकड़ ले, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मण नेता कब फिट बैठेगा, कैसे फिट बैठेगा, जब आरएसएस को भी जिले दर जिले ओबीसी प्रचारकों को खोजना पड़ा, सामने लाना पड़ा। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो मराठा वोट बैंक है वह सबसे ज्यादा शिवसेना के साथ रहा 2019 के चुनाव में भी, और इस बार भी मराठा आरक्षण को लेकर अभी भी जो सवाल उलझे हुए हैं, उसमें सबके सामने एक मुश्किल हालात है कि इससे बीजेपी को कितना बड़ा घाटा होगा, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होकर भी उनके हिस्से में कुछ भी चीजें नहीं जाएगी। राज्य की तकरीबन 18 से 22 सीटें सीधे तौर पर मराठा वोट बैंक के आश्रय प्रभावित होती है। राजनीतिक तौर पर जो निर्णय इस दौर में समीकरणों को साधते साधते लेने की कोशिश की गई, उसकी मुश्किल सिर्फ मराठवाड़ा भर नहीं है, बल्कि उसके बाद अगर आप आइएगा तो ठाणे और कोंकण के इलाके में, जहां पर एकनाथ शिंदे जो ठाणे के इलाके से निकलकर बताते रहे कि दरअसल वो बाला साहब ठाकरे के असल शिष्य हैं और उन्हीं पथ पर चल रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे ने उनका रास्ता तोड़ दिया या उस रास्ते से वो भटक गए, बावजूद इसके इस पूरी की पूरी पट्टी में अगर ठाणे और कोंकण के इलाके के 7 सीटों पर भी अगर आप देखिए तो शिवसेना ने जो 5 सीटें जीती, संकट वहां पर भी बड़ा गहरा मंडराने लगा है। इस इलाके में बीजेपी ने 1 ही सीट जीती, लेकिन जैसे ही आप इसके बाद की परिस्थिति में मुंबई तक के शहर के बीच खड़े होते हैं, जहां बीजेपी की 3 और शिवसेना की 3 सीट है, वहां पर संकट पहली बार शिवसेना के बगैर बीजेपी जीत नहीं सकती है, और टूटी हुई शिवसेना के आश्रय बीजेपी कैसे जीतेगी, यह सवाल एक झटके में गहराने लगा है। और शायद इसीलिए एक इंटरव्यू में छगन भुजबल यह कहने से कतराते नहीं हैं कि दरअसल 400 पार का नारा तो हवाई था, और उसी वक्त में जो शिवसेना टूटी उनके भीतर के भी सवाल हैं कि जिन शिवसेना को लेकर और शिवसैनिकों को लेकर वो मुंबई पर राज किया करते थे और मुंबई के किंग के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी रैलियों में और उनकी सभाओं में जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा सिंपैथी का करंट है। तो क्या यह चौंकाने वाली परिस्थिति, और यही वो परिस्थिति है जिसमें पहली बार राहुल गांधी भी अब खुलकर बोलने से कतरा नहीं रहे हैं। वो एक रैली दमन में कर रहे थे और वहां बोलते बोलते बोल गए कि दरअसल एक बार मैं सत्ता में आ गया तो फिर प्रफुल्ल पटेल को छोड़ूंगा नहीं। प्रफुल्ल पटेल को लेकर गुस्सा वहां के कुछ लोगों का था, योजना के तहत कैसे उनके घरों को गिराया गया और किस रूप में उनको लेकर गुस्सा पनप रहा था, और यह स्थिति विदर्भ के भीतर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर भी उभर कर आई। और शायद इसीलिए एक बड़ा सवाल हो गया कि राहुल गांधी जो सामान्य तौर पर इस तरह की भाषा कहते नहीं है, वो कहते चले गए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया है ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। सबसे पहला सच तो यह है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को ही महाराष्ट्र का चेहरा बना दिया,
और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जिस हिंदुत्व के वोट के आसरे राजनीतिक प्रयोग गुजरात में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, उसी तरह के राजनीतिक प्रयोग को करने की दिशा में बीजेपी और शिवसेना एक वक्त लगातार एक साथ आगे बढ़ रही थी। और इसीलिए एक वक्त जब प्रमोद महाजन हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस वक्त सरसंघचालक सुदर्शन नहीं बल्कि उससे भी पहले की परिस्थिति में आप चले जाइए, तब महाराष्ट्र को भी राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व की भूमि में कैसे बदला जाए, इसीलिए 2014 के चुनाव परिणाम, 2019 के चुनाव परिणाम, इसका असर दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही संघर्ष शिवसेना और बीजेपी के भीतर शुरू हुआ और उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, लेकिन दिल्ली सब कुछ हड़पने पर आमादा थी, उस लड़ाई के भीतर पहली बार महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन पर यह सवाल 2024 के चुनाव में आकर न सिर्फ बड़ा हो गया है, बल्कि सबको पता है कि 5 महीने के बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। और उस विधानसभा चुनाव को लेकर नजरें देवेंद्र फडणवीस की हो या ना हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की है। और दोनों ग्रुप जानते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में ताकत के साथ बीजेपी उभरेगी तो फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से सौदेबाजी करना मुश्किल होगा। यानी यहां पर दो राह है बीजेपी के सामने। एक तरफ जिन सहयोगियों को वह लेकर आई, वह भी अंदरूनी तौर पर नहीं चाहती है कि दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल जाए, यानी जिस जीत के आसरे 23 सीट उसने जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस वक्त शिवसेना साथ थी, उसने भी 17 सीटें जीती थी। लेकिन इस वक्त तो बट गई है चीजें, और इस वक्त सभी विधानसभा चुनाव देख रहे हैं जो इसी बरस साल के अंत में होना है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे उस राजनीति की नब्ज को पकड़ना चाह रहे हैं जहां पर एक बार अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी और शाह की बिसात को मात दे दी तो फिर विधानसभा चुनाव उनकी हथेली पर होगा। यानी राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के भीतर का पॉलिटिकल करंट कितना जबरदस्त है, यह सिर्फ उन जगहों से नहीं समझिए जिन जगहों के आसरे अभी तक इस बात का जिक्र था कि मुंबई, ठाणे, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से में और उत्तर महाराष्ट्र के हिस्से में, दोनों जगहों पर 17 सीटों में से 10 सीट बीजेपी के पास है। और पहली बार इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किल हालात है। शिवसेना साथ नहीं है तो अपने बूते कैसे चुनाव जीतेंगे। हालांकि शिवसेना भी यहां पर 4 सीटों पर जीती थी, 3 सीट उसने पश्चिमी महाराष्ट्र में, 1 सीट उसने उत्तर महाराष्ट्र में जीती थी, नॉर्थ में। सवाल यह है कि इन सब के बीच जो हमारी टीम ने पूरी रिपोर्ट जब वहां की निकाली, आपको जानकर हैरत होगा कि बीजेपी जिन 23 सीटों पर जीती थी उसमें मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, यहां पर भी उसको चुनौती है। उसके बाद एनसीपी को तोड़ने के बावजूद भी पुणे, अहमदनगर, बीड़, लातूर, सोलापुर, सादा, सांगली, इन जगहों पर चुनौती है। नांदेड़ उसके लिए अनुकूल वोटिंग में रहा नहीं, हिंगोली रहा नहीं, अकोला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, यहां पर वो लगभग साफ हो चली है। कह रहे हैं कि चुनौती की परिस्थिति में गडकरी भी फंस चुके हैं। और लेकिन सवाल अब उस खास तौर से नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावेर, इन इलाकों का जैसे ही होगा, यहां पर बीजेपी क्या अपने बूते जीत जाएगी? यह सवाल क्यों बड़ा हो गया है? और उसके पीछे की परिस्थिति साफ है कि उससे सटे हुए इलाकों में शिवसेना को देखिए तो जब वह टूटी नहीं थी तो उसकी एकजुटता थी, और पहली बार उसमें एक झटके में शिवसेना में बाला साहब ठाकरे को याद करने वाला वोटर, शिवसैनिक जो बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर और उसकी तस्वीर को लेकर चलता था और अतीत की राजनीति को याद करता था। और वार्ड दर वार्ड जो इस दौर में दो परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में खिंचकर चली आ गई, जो एकनाथ शिंदे के साथ है, उनके सारे काम होंगे, पैसा साथ में है। दूसरी तरफ आपको संघर्ष करना है, आपके साथ बाला साहब ठाकरे की सोच की ताकत है। इन दो परिस्थितियों की लड़ाई में कोल्हापुर, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, शिरडी, मावेल, ये तमाम इलाके जो है, उसके बाद अगर मुंबई से सटे हुए ठाणे, कल्याण, पालघर में भी चले जाइए, या पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से में जो नासिक, परभणी, हिंगोली, ये सारे इलाकों के भीतर भी एकनाथ शिंदे
के पास उतने उम्मीदवार नहीं कि इन जगहों पर खड़ा कर पाए, इसीलिए जो समझौता हुआ उन्हें जो पिछली बार सीट मिली थी उतनी सीट नहीं मिली। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर एकनाथ शिंदे के पास ताकत मुख्यमंत्री की है, अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और राजनीतिक तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र को गंवाना नहीं चाहती है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के चेहरे और पार्टी के आसरे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की समूची राजनीति भी उनके पीछे खड़ी हो गई है, तो इस राजनीति का अंत क्या वाकई उस वोटिंग पैटर्न पे होगा जो अभी तक चला आ रहा है, या इस दौर में कोई नया गुल खिल जाएगा? यह सवाल इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि पहली बार जिस 370 के नारे के साथ बीजेपी निकली, हम 400 पार का जिक्र नहीं कर रहे हैं, 370 का जिक्र कर रहे हैं, उसके भीतर देश भर में जो हवा बनी है उसने एक मैसेज दे दिया है कि 370 तो आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी हों या बीजेपी के अध्यक्ष हों, उनकी जुबान पर इस दौर में कौन होगा प्रधानमंत्री ये शब्द आ गया और राहुल गांधी तक का जिक्र वो करने लगे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो क्या कहते हैं, पहले उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इंडी अलायंस का, घमंडिया अलायंस का, घमंडिया गठबंधन का कौन होगा प्रधानमंत्री? कौन होगा प्रधानमंत्री? मालूम है किसी को? कोई किसी को मालूम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी तो बनेंगे। उधर से कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? कौन है कैंडिडेट? अच्छा, फर्ज करो राहुल गांधी बनते या बन जाए, खुदा ना खास्ते, या उनको आप कोई आगे लाए, क्या वो कोरोना से लड़ सकते थे? क्या वो, जोर से बोलो भाई, क्या वो कोरोना से लड़ सकेंगे? आप बताओ, क्या वो महंगाई से लड़ सकेंगे? क्या वो विकास के काम में योगदान कर पाएंगे? क्या वो दुनिया के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे? जोर से बोलो, कर पाएंगे? जेपी नड्डा यूं ही राहुल गांधी का जिक्र नहीं कर गए। इस देश के भीतर में जो बीजेपी को लेकर स्थितियां हैं और जिन 370 सीट को चाहने की इच्छा के साथ चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री मोदी कूदे, उसकी परिस्थिति क्या है? अगर इस देश को आप 5 हिस्सों में बांटिए तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा 10 राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आते हैं। इसके साथ साथ 4 केंद्र शासित राज्य भी आते हैं जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। इन जगहों की कुल 245 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 245 सीटों में से 183 सीटें जीती थी और 370 अगर उसे चाहिए तो यह सीटें 195 होनी चाहिए, यानी स्ट्राइक रेट आपको बढ़ाना होगा, जो कैसे संभव होगा यह कोई नहीं जानता है। यानी 245 सीटें उत्तर भारत की 183 जीते थे, 195 आपको जीतना होगा। अगर आप पूर्वी भारत के हिस्से में आएंगे, पूर्वी भारत के हिस्से में जो खास तौर से बंगाल और उड़ीसा का जिक्र होता है, यहां पर 63 सीटें हैं। इन 63 सीटों में से सिर्फ 26 सीटें बीजेपी ने जीती। यहां पर 370 पहुंचने के लिए आपको 33 सीटें जीतनी होंगी। कैसे जीतेंगे ममता बनर्जी और नवीन पटनायक को हरा के, यह एक सवाल है। महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिमी भारत का ही वो हिस्सा है जहां पर तकरीबन 78 सीटों में से सबसे ज्यादा 55 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इन सीटों को अगर बीजेपी बचा भी ले तो भी उसके लिए अनुकूल स्थिति होगी। जो संकट महाराष्ट्र के भीतर का सबसे बड़ा हो चला है, कहीं उसका सुपड़ा साफ महाराष्ट्र में ही तो नहीं होगा। यह सवाल इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि सवाल 370 का नहीं, 270 का है और उससे नीचे ढलाव का है। और यह ढलाव की स्थिति जब 370 का नारा दे रहे थे तो उसमें जाहिर तौर पर दक्षिण भारत का हिस्सा भी जोड़ा गया होगा। दक्षिण भारत की 132 सीटों में से सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी बीजेपी को 2019 में। अगर 370 के आंकड़े से चलें तो बहुत साफ तौर पर तमाम गणित बताते हैं यहां बीजेपी को कम से कम 72 सीट जीतनी होगी।
जबकि खेल तो कर्नाटक में भी उल्टा हो रहा है। और पूर्वोत्तर की 32 सीटें में से जो खास तौर से सिर्फ 14 सीटें बीजेपी ने जीती, इसको भी आपको बरकरार रखना होगा, जो असम तक में मुश्किल आ गई है। यही वजह है कि सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री कौन होगा इस सवाल पर आके फंस गए हैं। ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं। अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर वर्ष 1 पीएम। वो जितना खजाना लूटना है लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो लूट करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। क्यों भाई? और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं। और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया, हम 1 साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री ने एक असंभव सा नारा हवा में उछाल दिया था? क्योंकि खुद बीजेपी 432 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 370 सीटों का मतलब है कि 86% का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। 2019 में भी यह 72% के स्ट्राइक रेट को पार नहीं कर पाया। और इस वक्त जो 2 चरणों के चुनाव हुए और महाराष्ट्र की जो हालत है, अगर इन तीनों परिस्थितियों के भीतर फंस जाइएगा तो जानकर हैरत होगी यह स्ट्राइक रेट 45% पे भी आ सकता है। और अगर यह स्थिति है तो उसमें एक क्षण के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में उस सच को समझ लीजिए जहां पर ओबीसी वोट अगर 2019 की तुलना में कम हो गए तो एक झटके में 7 सीट बीजेपी की कम हो जाएगी। अगर मराठा वोट जो बीजेपी को पिछली बार 20% का मिला था और मराठा आरक्षण का सवाल सुलझा नहीं है, अगर वह कम हो गया तो 2 सीट और कम हो जाएगी। यानी एक ऐसी परिस्थिति में बीजेपी महाराष्ट्र के भीतर फंस चुकी है जहां पर तीसरे चरण के भीतर बारामती पर सबकी नजर जरूर होगी कि परिवार आपस में टकरा रहा है। यह सीट एनसीपी की सुप्रिया सुले ने जीती थी, लेकिन इस वक्त अजीत पवार की पत्नी उनके सामने खड़ी है। लेकिन इसके बाद बीजेपी की अपनी स्थिति लातूर, सोलापुर, माधा और सांगली, इन्हीं 4 जगहों पर 2019 में वह जीती थी। और संयोग ऐसा है कि लातूर, सोलापुर तक में उसकी स्थिति नाजुक नजर आ रही है। और उसके बाद हर जगह पे जो एनसीपी और शिवसेना को टकराना है, यह स्थिति तीसरे चरण के बीतते बीतते शायद महाराष्ट्र की उस राजनीतिक बिसात को और साफ कर देगी जिसका डर एक वक्त आरएसएस को भी रहा कि समझौता हमने क्यों किया। और शायद यह परिस्थिति देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी नागपुर के होने के बावजूद दोनों समझे। संयोग से दोनों ब्राह्मण हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा हो, ओबीसी हो, उसके बगैर राजनीति साधी जा नहीं सकती है। और इन सब के बीच दलितों की अपनी राजनीतिक जमीन, बाबा साहब अंबेडकर के धम्म परिवर्तन की वह जमीन और उससे निकली हुई राजनीति को साधने की दिशा में अपने बूते कैसे बीजेपी बढ़ेगी, यह उसके सामने और बड़ा सवाल है। और चूंकि आदिवासी बहुल इलाके जो विदर्भ के थे, वहां के वोटिंग पैटर्न ने बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि वहां पर अगर मुश्किल में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आ रही है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि राज्य की 48 सीटें जो उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर आती है, उसके बाद वहां की राजनीति सिर्फ सीटों के लिहाज से बीजेपी का भविष्य तय नहीं करेगी, बल्कि जिस एजेंडे पर और जिस हिंदुत्व वोट बैंक के आसरे एक वक्त आरएसएस और बाला साहब ठाकरे भी टकराते रहे, और जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उसके बाद बाला साहब ठाकरे ही छाती ठोक कर खुलकर सामने आए थे और उसके बावजूद भी उनका वोट बैंक कम नहीं हुआ था। आरएसएस समझौते के रास्ते निकल पड़ी थी कमोवेश 2014 में। यही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जब शिवसेना को वसूली पार्टी कह रहे थे, और संयोग देखिए राजनीतिक तौर पर
जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला आया तो अब तमाम रैली और सभा में वही उद्धव ठाकरे अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को वसूली पार्टी और वसूली नेता के तौर पर कहने लगे हैं, और जब कहते हैं तो जनता तालियां बजाने लगती हैं। मैसेज बहुत साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।